गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अब तक आप हमसे वर्णमाला की क्लास पढ़ रहे थे। आपने वर्णमाला सीखी कि किस वर्ण का उच्चारण कैसे होता है, वर्णों का विभाजन किस प्रकार से हुआ है और कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है, स्वर कौन है, व्यंजन कौन है, ये सारी चीज़ें अब तक आपने हमसे समझी। अब आज से हम आपको संधि पढ़ाएंगे। तो आइए अब हम संधि देखते हैं, संधि क्या होती है, उसके भेद कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से आप संधि को समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम समझने का प्रयास करेंगे। संधि, ये संधि दो वर्णों के आपस में मिलने को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के आपस में मिलने पर उत्पन्न विकार दो वर्णों के आपस में मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। अब वर्ण क्या होते हैं ये आप पहले ही समझ चुके हैं। जैसे क, ये एक वर्ण है, अ, ये एक वर्ण है, ठीक, ई, ये एक वर्ण है। यानी वर्णों का आपस में मिलना और मिल करके कुछ नया बन जाना, कुछ नया परिवर्तन हो जाना ही संधि कहलाता है। संधि का वास्तविक अर्थ होता है जोड़, यानी जोड़। इसे आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, जैसे कब्जा संधि होती है या और तरह की संधियां विज्ञान में हड्डियों से संबंधित आपने पढ़ा होगा। वहां पर भी संधि का मतलब जोड़ होता है और यहाँ पर भी संधि का अर्थ जोड़ ही होता है, यानी आपस में मिलना। किसका मिलना? वर्णों का, शब्दों का नहीं। ये आपको ध्यान देना है कि शब्द आपस में नहीं मिलते, वर्ण मिलते हैं। और वर्ण यानी स्वर, जैसे अ, आ, ई, ये, या फिर क, ख, ग, घ, अंग, ये इनका आपस में मिलना यही संधि कहलाता है। ठीक, अब इनके इसी मिलने के आधार पर संधि के कुछ भेद भी बने हैं। जैसे आइए देखते हैं संधि के भेद कितने हैं। देखिए, स्वर से जब मेल होगा तो पहली संधि बनती है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरी संधि का नाम है व्यंजन संधि। और तीसरी संधि का नाम है विसर्ग संधि। ठीक, यानी संधियां कितनी होती हैं? 3 तरह की। पहली संधि स्वर संधि, दूसरी संधि व्यंजन संधि और तीसरी संधि विसर्ग संधि। यानी संधि 3 प्रकार की होती है। अब पहली संधि स्वर संधि। स्वर यानी आ, ई, छोटी बड़ी दोनों, यानी कुल मिलाकर के जो स्वर हैं उनमें जब आपस में मिलने पर जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, उसको हम कहते हैं स्वर संधि। यानी स्वर का स्वर से मेल, स्वर का स्वर से मेल, यानी एक स्वर दूसरे स्वर से जब मिलेगा तो जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर व्यंजन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्वर होंगे, इसीलिए इसका नाम स्वर संधि है। ठीक, उसके बाद आपकी आती है दूसरी संधि। ठीक, दूसरी संधि का नाम है व्यंजन संधि। व्यंजन का मतलब जैसे क, ख, ग। अब ये पूर्ण व्यंजन नहीं है, ये क्या है? पूर्ण व्यंजन नहीं है। ये पूर्ण व्यंजन कब होंगे? ये है पूरा व्यंजन। इसको जब आप हटा देते हैं तब ये पूरी तरह से व्यंजन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर भी है, तब आप इसका उच्चारण सही ढंग से कर पाते हैं। इसलिए शुद्ध व्यंजन इस तरह से लिखा जाता है, यानी जो भी आप लिखेंगे उसके नीचे हलंत लगा होगा। जब हलंत लगा है तब ये पूर्ण व्यंजन है। ठीक, अब जब आप इसको हटा देंगे, अब ये अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब ये नहीं कि व्यंजन नहीं है, व्यंजन ये अब भी है, लेकिन इस ख में अ भी है, ये
ठीक। ये अब जैसे इसको आप इस तरह से लगा दिया, ये इस तरह से, जब ये हलंत हटेगा ये अ इसमें आ जाएगा, यानी अ इसमें आ गया। तो जब आप व्यंजन संधि को देखेंगे तो व्यंजन संधि में आपको इस तरह के व्यंजन दिखाई दें, ठीक, हलंत के साथ। और तब व्यंजन में व्यंजन से, यानी व्यंजन का व्यंजन से मेल भी होगा और व्यंजन का स्वर से भी मेल होगा। ये ध्यान, यहाँ पर आप देख रहे थे कि स्वर का स्वर से मेल हो रहा था, ठीक, लेकिन यहाँ पर व्यंजन का स्वर से भी मेल होगा और व्यंजन का व्यंजन से भी मेल होगा, ठीक। सिर्फ जैसे मान लीजिए ये क है, ठीक, क के आगे ग भी हो सकता है और क के आगे आ भी हो सकता है, लेकिन परिवर्तन जो होगा वो व्यंजन में होगा, स्वर में नहीं होगा, ठीक। यानी जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन को लेकर होगा, मूलभूत परिवर्तन व्यंजन में होता है, इसीलिए इस संधि का नाम व्यंजन संधि, ठीक। यानी कह सकते हैं कि जिस संधि में स्वर या व्यंजन, ठीक, दोनों के मिलने पर जो परिवर्तन होगा, स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाला परिवर्तन, ठीक। यानी इसमें स्वर भी होगा और व्यंजन भी होगा, दोनों चीजें होंगी। उसके बाद आपका तीसरा आता है विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये अह जिसको आप कहते हैं, जैसे आप लिखते हैं प्रातः, ये आखिर में आप लगाते हैं ना 2 बिंदी, ये इसकी पहचान है, ठीक। ये इसमें जो परिवर्तन होगा, यानी विसर्ग में जो परिवर्तन होगा, विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक। यहां पर ना स्वर में परिवर्तन होगा ना व्यंजन में परिवर्तन होगा, जो विसर्ग होगा उसी में परिवर्तन हो जाएगा। विसर्ग कहीं कुछ बन जाएगा, कहीं कुछ बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जहां पर स्वर का स्वर से मेल हो या स्वर का स्वर के साथ जब मेल होगा तो कुछ परिवर्तन होगा, ऐसी संधि को हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। जिस संधि में स्वर और व्यंजन के मेल से परिवर्तन होगा या विकार उत्पन्न होगा उसको हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं, और जिस संधि में विसर्ग में परिवर्तन होगा उस संधि को हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। यानी ये 3 तरह की संधियां हिंदी व्याकरण में पाई जाती हैं, ठीक। अब आइए हम आप एक एक संधि को देखते हैं। सबसे पहले हम स्वर संधि को देखेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि में आपका सबसे पहला होगा, इसके भी कई भेद बने हुए हैं। इसमें सबसे पहला आपका है दीर्घ संधि। सबसे पहला दीर्घ संधि। दूसरा आपका है यण संधि। तीसरा आपका है गुण संधि। चौथा है वृद्धि संधि। और पांचवा आपका है अयादि संधि। ठीक, होते इसमें और भी है, इसमें एक पूर्व रूप होगा, एक पर रूप होगा, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से बस ये 5 भेद, यानी 1, 2, 3, 4 और ये 5, इन्हीं 5 को आपको पढ़ना है। यानी स्वर संधि में आपको इन 5 भेदों का अध्ययन करना है। अब आप देखिए इसका नाम क्या है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि संधि में क्या होना है। पहले संधि में ये कह रहा है कि दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी इसमें जो भी कुछ होगा वो बड़ा होगा, छोटा कुछ नहीं होगा, सब बड़ा होगा। ठीक, ये आपका यण संधि। यण संधि को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे की क्लास में आप देखेंगे, जहाँ पर आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, वहाँ पर हम आप प्रत्याहार बनाना सीख रहे थे। तो जो प्रत्याहार आपने बनाया था तो वहाँ पर हमने एक प्रत्याहार यण प्रत्याहार भी बनाया था। ठीक, अब यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, ठीक, उन्हीं को लेकर वो, यानी यहाँ पर उन्हीं की आवश्यकता होगी। यण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण ही संधि में आते हैं, इसीलिए इस संधि का नाम यण संधि है। ठीक, गुण संधि। गुण संधि में आपने, इसके पहले मैंने आपको बताया था अ, ए और ओ, ये 3 क्या थे, गुण वर्ण थे।
ठीक, इन्हीं में यानी दो स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन होगा वो यही परिवर्तन होगा, उनके स्थान पर यही आएंगे। तो ये तो बनते, इसको मैंने आपको बताया था कि ये गुण वर्ण कहलाते हैं, ठीक, और ये गुण वर्ण है, तो इनकी उपयोगिता इस संधि में है। यही वजह है कि इस संधि का नाम है गुण संधि, ठीक। चौथा आपका है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि इसके पहले आपने पढ़ा है आ, ऐ और औ, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है, ठीक। अगर ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है तो इनकी उपयोगिता आपको इस संधि में देखने को मिलेगी, और यही वजह है कि इस संधि का नाम वृद्धि संधि है, ठीक। उसके बाद अयादि संधि। अयादि का मतलब इसमें ये देखिए अय आदि, यानी इस तरह के इसमें उपयोग आपको मिलेंगे, जो अय आय अव आव इस तरह की उपयोगिता देखने की मिलेगी, इसलिए इस संधि का नाम अयादि संधि है, ठीक। यानी इसको आप इसके नाम से ही अगर समझेंगे तो समझना बहुत आसान होगा। जैसे दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, तो ये चीज़ें यदि आपने पीछे में जो पढ़ी हैं वो चीज़ें यदि आपने अच्छे से समझी हैं तो इन संधियों को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान होता है। बस ये है कि पीछे जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इसीलिए संधि पढ़ने से पहले वर्णमाला पढ़नी जरूरी होती है। वर्णमाला से पहले आपको माहेश्वर सूत्र समझना जरूरी है, उच्चारण स्थान समझना जरूरी है, ठीक। अगर ये चीज़ें आपने अच्छे से समझी हैं तो आगे इसमें होगा क्या ये आप आसानी से समझ जाए, ठीक। आइए आज हम आपको सिर्फ एक संधि, दीर्घ संधि पढ़ाते हैं। अब एक एक दिन में हम आपको एक एक संधि पढ़ाएंगे, आप आराम से इसको हम यहाँ समझा देंगे, आप अपने घर पर बैठ के इसके उदाहरण ढेर सारे हल करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए संधि का नाम है दीर्घ संधि, ठीक। और इस संधि का सूत्र जो है वो है अकह। हर संधि का अपना अलग अलग सूत्र है, एक एक को देखते चलेंगे हम। अकह सवर्णे दीर्घ, ठीक। ये क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ। अब आप थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाइए, जो पीछे आपने पढ़ा है माहेश्वर सूत्र हम यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। अ ई उ ड़ री री क ए ओ अंग ऐ औ च। ये वो सूत्र हैं चार जिसमें स्वर है, ठीक। और हम पढ़ रहे हैं कौन सी संधि? स्वर संधि, ठीक। तो यही चार सूत्र ऐसे हैं जो आपको इस संधि में मिलेंगे, ठीक। अब आप देखिए कि ये यहाँ पर लिखा क्या है? अक, ठीक। अब यदि हम यहाँ पर प्रत्याहार बनाएं अक तो कहाँ से बनेगा? इस अ से लेकर के इस क तक, यानी एक प्रत्याहार हम इस तरह से बना सकते हैं अक। अब यदि इस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की हम गिनती करें तो 1 2 3 यानी अ ई उ, ठीक। री और री, ठीक। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये आपने पढ़ा है कि इसका दीर्घ नहीं होता, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका दीर्घ नहीं होता, तो ये यहां से हट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक। गिनती में आएगा यहाँ पर, समझने के लिए आप समझिए कि ये पूरा का पूरा आएगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ, ठीक। अब देखिए अ ई उ री री, ये कितने स्वर हो गए? 5, यानी अक का मतलब ये 5 स्वर, ठीक। उसके बाद क्या कहा? सवर्णे। सवर्णे का अर्थ होता है समान, ठीक, बिल्कुल उसी के जैसा। अब उसी के जैसा कौन होगा? यही होगा, ठीक। यानी इसकी जगह हम इसको इस तरह से यदि लिख दें अ और आ, ई और ई, उ और उ, री और री, ठीक। यानी भले ही ये बड़े छोटे हैं लेकिन है तो वही चीज़ है। जैसे अ है, ये भी अ है, अंतर सिर्फ इतना है कि एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन है तो वही ना। ये आप बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हो, दोनों की जाति एक ही हो, बस अंतर सिर्फ इतना हो कि एक कम पैसे वाला हो एक ज़्यादा पैसे वाला हो, तो जाति तो अलग नहीं हो गई ना। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी है, दोनों एक ही, बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसके पास कम पैसा इसके पास ज़्यादा पैसा, लेकिन हैं तो एक ही, ठीक। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्या कहा कि अक और सवर्णे, बाद में क्या कहा? दीर्घ, यानी होगा क्या? दीर्घ, यानी
ये, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर यानी बचने वाले वर्ण कौन होंगे, दीर्घ। ये देखिए, ठीक। अब हम इसको आपको ग्राफ बना के समझाते हैं, तब आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हुआ आपका अक, ठीक। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अ, ई, उ, री और री, इस तरह से अका, ठीक। फिर यहाँ लिख लेते हैं सवर्णी, सवर्णी लिखा है मैंने, यहाँ सवर्णी लिख दिया, यानी समान, ठीक। समान में क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा अ, ई, उ, री, री, ठीक। अब इन्हीं का दीर्घ भी आ जाएगा, आ, ई, उ, री, ये इतने क्या हुए, इसी के समान है, ठीक। फिर बाद में क्या कहा, दीर्घ। अब दीर्घ का मतलब आ, ई, उ और री, ये इतनी चीजें इसमें आएंगी, यानी अकह, सवर्णी, फिर दीर्घ, ठीक। अब इसको आप उदाहरण देख के जब समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण है, लिख लेते हैं, हम एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक शब्द है परमात्मा, ठीक। अब यदि आप इसको तोड़ेंगे, ठीक, जैसे मान लीजिए हम इसको इस तरह से करते हैं, इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे परम धन आत्मा, ठीक। यानी परमात्मा को जब आप अलग करेंगे तो दो शब्द आपको मिलेंगे, एक परम है और दूसरा आत्मा है, ठीक। यानी परम धन आत्मा। अब आप ये जानते हैं कि इस म में अ है, यदि इस पे हलंत होता तो इसमें अ ना होता, लेकिन इस पे हलंत नहीं है, यानी इस म में अ पहले से है और सामने भी क्या है, अ है, ठीक। इसको आप अलग करिए इस तरह से, परम, इस पे हम हलंत लगा देते हैं और इस अ को यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, परम, ठीक। बाद में क्या है यहाँ पर आ, ठीक। इसको यहाँ ले लेते हैं और इस तमा को अलग कर देते हैं, ठीक। अब आप देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है सूत्र में, अकह, सवर्णे, दीर्घ। अब आप देखिए, ये जो पूर्व में है यही अक है, यानी जो प्लस के पहले है वो क्या है, आपका अक है, यानी अ, ई, उ, रील, री में से कोई एक है तो अ यहाँ पर है, ठीक। सवर्णी क्या कहा, आ, ई, उ, रील, री छोटा हो या आ, ई, उ, री बड़ा हो, तो बाद में आ है, ठीक। सवर्णी में से एक ये यहाँ पर है ना, ठीक। यानी ये आपका हो गया अकह और ये आपका हो गया सवर्णी, ठीक। फिर कहा गया आखिर में दीर्घ, दोनों को मिला के क्या बनेगा, ठीक। यानी अकह, सवर्णी दोनों के मिलने से बना क्या, दीर्घ। सूत्र में भी यही है, अकह, सवर्णे, दीर्घ, ठीक। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये परम हलंत के साथ और ये तमा, ठीक। जब आप मिलाएंगे, ये जो वर्ण होते हैं ये हमेशा दाहिनी तरफ भागते हैं। अब ये जो परम है, परम ये आगे बढ़ेगा तो इस माँ को आ मिलेगा, तो इसमें स्वर आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा परमा, आ का जो मात्रा है वो इस पे आ जाएगी और ये तमा यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, परमात्मा, ठीक। इस तरह से बनेगा। इसकी 4 कंडीशन बनती हैं, एक एक की हम एक आपको दिखा रहे हैं, बाकी आप इसको अपने से बनाइएगा। जैसे देखिए, जो कंडीशन बनती है, हम अ की कंडीशन लेते हैं, अ प्लस अ बराबर आ, ठीक। दूसरा छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर आ, ठीक। ये 4 कंडीशन बनेगी, यानी दोनों अगर छोटे होंगे तब भी ये आ बनेगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तब भी ये आ ही बनेगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा तब भी आ बनेगा, और दोनों अगर बड़े होंगे तब भी ये बड़ा ही बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। यही सूत्र कहता है कि अकह, सवर्णे, दीर्घ, यानी हैं तो ये समान, इसलिए बनना क्या है इनको, दीर्घ, ठीक। इसी तरह से ई का भी बनेगा, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई
प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी। ये इसकी कंडीशन बनेगी। इसी तरह से ऊ का भी बनेगा और इसी तरह से री का भी बनेगा। यानी ये इन चारों की ये चार स्थितियां बनेंगी। इसी के आधार पर संधि का कह लीजिए जो संधि होती है वो होती है। तो पहला आपने देखा था ये, जब आपने देखा परम धन आत्मा, यानी पहले क्या था अ था, बाद में आ था और दीर्घ हो रहा था। ठीक, अब एक हम आपको दूसरा दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए रामायण, ठीक, ये एक शब्द है रामायण। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा राम धन अयन। ठीक, ये न कड़ा होता है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक, ये इसमें देखिए, इसमें क्या है अ है, आप इसको अलग करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। हलंत करिए, अ को बाहर निकालिए, ये अ, ठीक, प्लस ये अ, यहाँ पर ये यन को इससे अलग कर देते हैं इस तरह से। ठीक, अब आप देखिए ये आपका अकह है, ये आपका सवर्णी है और ये आपका दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ, सूत्र में यही है, अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक, तो इस तरह से होगा। उसके बाद आप इसको रा म, ठीक, और यहाँ पर यन। ठीक, ये म जाकर के अ से मिलेगा, रा मा, उसके बाद या, और ये न जो है गोड़ा में बदल जाता है रामायण। ठीक, तो इस तरह से जो स्वर संधि है इसको आप समझने का प्रयास करिए। बाकी के जो उदाहरण है आप इस अ वाले उदाहरण को आप हल करेंगे अपने से। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, आप इसको करेंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर हम बोल भी दे रहे हैं ऐसे, विद्यालय। दूसरा है परमावतार। तीसरा है रामावतार। चौथा है हिमालय। एक है कृष्णावतार। ठीक, ये वही उदाहरण है जो पहले आपने देखा आ वाला। ठीक, यानी अ से संबंधित जितने भी उदाहरण होंगे ये मैंने आपको 5 दिए हैं, इनको आप अच्छे से हल करिएगा। कल हम आपको इस ई और इसके बाद जो बचा हुआ है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, राधे राधे।